नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ आज मैं संकलन, जो प्रकृति के बारे में है। प्रकृति व मानव, आप देख सकते हैं ये एक ऐसा संकलन है जो प्रकृति और मानव के संबंधों के बारे में आपसे बात करेगा अपनी विधाओं के माध्यम से। और इस पुस्तक के संपादक है सुमति कुमार जैन जी। आप देख सकते हैं ये पुस्तक इन्होंने संकलित की है, संपादित की है। और तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 128 और मूल्य 250 रुपये। दीप ज्योति ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन अलवर से प्रकाशित हुई है। परिचय देना चाहूंगी सुमति कुमार जी के बारे में। बहादुरपुर जिला अलवर राजस्थान में जन्मे हैं और अलवर निवासी हैं। अनेक पुस्तकें इनकी संपादित हो चुकी हैं, इन्होंने की हैं और ग्रंथों का भी संपादन किया है। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। 39 वर्षों से प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका जगमग दीप ज्योति के ये संपादक हैं। और अब मैं बात करूंगी फ्लैप मैटर की। फ्लैप पर लिखा है श्री प्रेम मेहता जी जयपुर से हैं। उन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में, इस संकलन के बारे में। उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक में विद्वजनों प्रबुद्ध साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं दी और मानव को सचेत किया है कि वह प्रकृति से प्राप्त अनमोल खजाने का संरक्षण करे, न कि अपने स्वार्थ में रत होकर उसका दोहन करे। मानव को संचेत करने हेतु, जिसका कि वह अंश है, अगर उन्होंने कहा है कि अगर वह मानव उसी का विनाश करेगा तो यह वह फिर कहीं का नहीं रहेगा। मानव मानव से दानव की ओर बढ़ेगा तो प्रकृति के विभिन्न प्रकोपों से वह नहीं बच पाएगा। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर लक्ष्मी जी हैं। मैं बात करती हूँ भूमिका के बारे में। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे हैं, डिलिट हैं और सागर मध्य प्रदेश निवासी हैं। इन्होंने लिखा है वरिष्ठ साहित्यकार और कुशल संपादक श्री सुमति कुमार जैन जी का यह चिंतन प्रधान लेख काव्य संग्रह प्रकृति व मानव विशिष्ट होने के साथ साथ उनके लोक मंगलकारी वैश्विक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। पर्यावरण की चिंता और चिंतन ने ही उन्हें यह ग्रंथ संपादित करने की प्रेरणा दी है। अब बात करते हैं संपादकीय की। देखते हैं सुमति कुमार जी ने क्या कहा। सुमति कुमार जी ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि आज गांव से लेकर शहर, नगर से महानगर में जल पानी की विकट समस्या है। बिजली प्रकाश की समस्या, रसोई गैस की समस्या, साग सब्जी वनस्पति की समस्या, बाढ़ की समस्या, भूकंप सुनामी की समस्या आदि अनेक समस्याएं हैं। क्यों? उत्तर स्पष्ट है कि ये सभी मानवों द्वारा सृजित हैं, जिसका समाधान स्वयं मानव ही कर सकता है। नाभिकीय विस्फोट भी इसी के कारण है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है यदि नाभिकीय युद्ध हुआ तो संपूर्ण विश्व का परिदृश्य ही बदल जाएगा। यह सब मानव की अनियंत्रित इच्छा शक्ति ही है जो उसके विनाश का कारण है। मानव प्रकृति से जितना ग्रहण करता है और जितना प्रकृति को दे, तो मानव व प्रकृति के बीच संतुलन बना रहेगा। आवश्यकता है मानव इस पर चिंतन करे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महावीर का प्रकृति से गहरा संबंध रहा। उन्होंने जंगल में जीव जंतु ही नहीं वरन पेड़ पौधों के बीच रहकर अपनी साधना की और रिजुपालिका नदी के किनारे एक शाल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो यह महत्व है प्रकृति का। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। दोस्तों, मैंने ये पुस्तक पढ़ी। इसमें 59 लेखकों की 84 रचनाएं हैं। प्रत्येक लेखक को 2 पृष्ठ दिए हैं, जिसमें उनका पता, मोबाइल है और उनकी फोटो है। इसमें आलेख, संस्मरण, कविता, पत्र विधा, लघु कहानी, लघु कथा, दोहा विधा, ये सभी हैं। ये सभी रचनाएं प्रेरक हैं, शिक्षा देने वाली हैं, समस्याएं इनमें बताई गई हैं, साथ ही समाधान भी बताया गया है। चिंता और चिंतन दोनों हैं। प्रबुद्ध साहित्यकार विभिन्न राज्यों और शहरों से हैं। लगभग सभी ने चंद बातें एक जैसी कही, जैसे प्रकृति का दोहन निंदनीय है, चिंतनीय है और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में दें।
जल का दुरुपयोग न हो, प्लास्टिक उपयोग बंद हो, वर्षा जल संरक्षण हो, राष्ट्रीय वन नीति का पालन करने वालों को सम्मानित किया जाए। अब बात करते हैं सिरसा निवासी वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमार निजात जी। मुझे इनकी लघु कहानी अच्छी लगी। उस कहानी के माध्यम से उन्होंने उखड़े पेड़ों के पुनर्स्थापन हेतु सुझाव दिया है। एक नई बात बताई है, जो पेड़ आंधी तूफान में टूट जाते हैं उनको कैसे लगाया जाए, और उनको लगा देना चाहिए। कुछ एक नहीं लगते लेकिन कुछ लग भी जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर राम बहादुर व्यतीत बदायूं हैं। उन्होंने कहा कि जल का दुरुपयोग, बालू का अवैध खनन, वृक्षों का अंधाधुंध कटान, तीर्थ स्थलों पर पर्वत काटकर होटलों का निर्माण और वायु प्रदूषण, इन सब समस्याओं पर इन्होंने अपने आलेख में चिंता व्यक्त की है। इसी तरह डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु बदायूं ने, उन्होंने दोहों के माध्यम से बात कही है। एक दोहा मैं आपके सामने रखती हूँ कि अन्य ग्रहों पर है नहीं पर्यावरणीय तत्व, अन्य ग्रहों पर है नहीं पर्यावरणीय तत्व, इसीलिए उन पर नहीं जीवन का अस्तित्व। जीवन का अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व सिर्फ धरती पर है क्योंकि यहाँ पर्यावरण है। ऐसे स्नेह गोस्वामी भटिंडा, उन्होंने भयावह भविष्य की तस्वीर खींची है, शब्द चित्र खींचा है, जिसमें यह बताया कि पेड़ सिर्फ दादी नानी की कहानियों में है, शहरों में नहीं है। आप गूगल में एक पेड़ ढूंढ लीजिए या गांव में, ये एक भयावह स्थिति बताई। और सच में अगर हम इससे बचना चाहते तो हमें कदम उठाने होंगे इस दिशा में। एक है काजी वाजिद सिद्दीकी बरेली, उन्होंने भी संस्मरण के माध्यम से बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट में हिंसा के दृश्य फिल्मी शूटिंग के दौरान फिल्माए गए थे और बाद में देखा तो जंगल वीरान हो गया, पक्षी सब भाग गए, पशु सब भाग गए डर के मारे। तो और बहुत सारे लेखक हैं, उनके नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, तो मैं चंद पढ़ देती हूँ। आबा दवे जी का प्रथम है, कलाकार की चंद पंक्तियां देखिए। उन्होंने कहा है कि तुलिका रोज चलाता है, कोई रंग भरता है उसमें कई कई, कलाकार वो तो बहुत खूब है, दुनिया दिखाता है रोज ही नई। ऐसे ही एक और देखिएगा, मैंने अंत में बताया कि जैसे उन्होंने काजी वाजिद सिद्दीकी जी ने उन्होंने लिखा, अंतिम पंक्तियां, मैंने कहा आपने यह बात फिल्म कंपनी को बताई क्यों नहीं कि रिजर्व फॉरेस्ट है? तो उन्होंने कहा वे मंत्री जी के परिचित थे, मेरी क्या हैसियत जो उन्हें रोकता। मैं इतना जानता हूं कि हम प्रकृति को रोंद रहे हैं, उसने रौद्र रूप दिखाया तो मंत्री जी भी झेल ना पाएंगे। ये चेतावनी है। और अब बस मैं आप अपने आलेख के बारे में चंद पंक्तियां फटाफट पढ़ देती हूँ। मेरे आलेख का शीर्षक है प्रकृति की कृति के कृत्य, यानी मनुष्य के कृत्य। देखिए, प्रकृति तब भी विद्यमान थी जब ईश्वर के कृति का जन्म नहीं हुआ था। ईश्वर ने अपने उपादानों को मानव को उपहार स्वरूप दिया। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के उपादानों को पूजने की परंपरा रही है, और नदी, पर्वत, समंदर, बादल, पेड़, सूर्य, चंद्रमा सभी अपना अपना योगदान इस पृथ्वी को सजाने में दे रहे हैं। सबसे अधिक लाभ मनुष्य को हुआ। मनुष्य पहले प्रकृति को पूजता था, आज अपने स्वार्थ की खातिर उसे उजाड़ने पर आमादा है। कहते हैं कि अगला युद्ध जल की खातिर होगा, क्योंकि जल समाप्त हो रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई आज भी जारी है। सर्वप्रथम बात करते हैं जंगलों की, जिसे भारी तादाद में जंगलों का कटना जारी है और पेड़ खत्म हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग समस्या बनती जा रही है, ओजोन परत का छिद्र बड़ा हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, असमय बरसात हो रही है, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी चिंतनीय है। अब पर्वतों की बात करते हैं तो सैलानी बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं कूड़ा छोड़ जाते हैं, कूड़े के ढेर बन जाते हैं, कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता। हम पूजा सामग्री भी नदियों में बहाए चले जा रहे हैं, मृत देह भी बहाए देते हैं, तीर्थ स्थलों पर आस्था से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति को इतना मैला कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। प्रकृति भी समय समय पर अपना विभत्स रूप दिखाकर तांडव करती हुई मनुष्य को चेताती है, खबरदार करती है। तो उसके बाद पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, फिर भी हम कंक्रीट के जंगल बसाते जा रहे हैं, नदियों को विषैला कर रहे हैं, पर्वतों के आभूषण उतार रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब मानव प्रकृति के सम्मुख अपराधी की भांति खड़ा होगा। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण धरती बोझ से झुकी जा रही है।
और पर्वत पर बहुत ज़्यादा यात्री जाते हैं और नदियों में कूड़ा डालते हैं। और गोवंश, आपने देखा होगा, गोवंश, कुत्ते, बंदर, ये सब मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने उनके घर छीन लिए। पशुधन का भी संरक्षण नहीं हो रहा, हम सड़कों पर छोड़ देते हैं इन्हें। और जिस गाय की पूजा करते हैं, सुबह शाम दूध निकालने के बाद फिर सड़कों पर लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं। प्रकृति की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी देखभाल होनी चाहिए। मनुष्य का जागरूक होना जरूरी है। स्कूल कॉलेज के स्तर पर साफ सफाई के साथ प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझाया जाए और कार्य कराए जाएं, ताकि उन्हें शुरू से आदत पड़ जाए प्रकृति को कैसे बचाना है। और उसके बाद जल संरक्षण के लिए तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए, बहुत जरूरी है ये। सामूहिक प्रयासों से प्रकृति को बचाया, सजाया और सहेजा जा सकेगा। तो दोस्तों, मेरी चंद पंक्तियां कि कब तलक शहर में तलाश करूं नदियां न कोई पहाड़, यहां तो सड़कें बदहाल, फिर भी कभी कभी नन्ही बगिया में टहल मैं चुपचाप बतिया लेती हूं फूलों, पत्तों, तितलियों और गिलहरियों से। तो मित्रों, मुझे लगता है कि अगर प्रकृति के कहर से बचना है तो हमें उसे भरपूर स्नेह देना होगा, उसका संरक्षण करना होगा और उसका दोहन करने से सबको रोकना है। प्रकृति है तो कृति है, कृति है तो प्रेम है, और दोस्तों प्रेम है तो प्रकृति है, प्रेम है तो प्रकृति है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, आप इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।